सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय आप देख ही रहे होंगे, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत और साथ में काव्य संबंधी उनके मुख्य विचार। प्रस्तावना और भूमिका में प्लेटो जो है एक ग्रीक यूनानी ये यूनान में थे, ग्रीक यूनानी दार्शनिक थे और सुकरात के शिष्य थे। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो सुकरात इनके गुरु थे। प्लेटो और इनके शिष्य जो थे वो अरस्तु थे। कहने का मतलब ये कहूँ मैं, सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु थे। इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व माना जाता है। एथेंस इनका जन्म स्थान है। इनकी माता और पिता का नाम पेरिकैटियोन और एसिस्टोन था। प्लेटो के जो विभिन्न नाम बताए जाते हैं, ये अंग्रेजी का शब्द है प्लेटो, यूनानी उच्चारण है प्लेटोन, और इनका मुख्य जो नाम है एरिस्टोकलिस है और अरबी में अफलातून इन्हें कहते हैं। इनकी कृतित्व की बात कर लेते हैं। प्लेटो मुख्यतः प्रत्ययवादी और आत्मचिंतनवादी दार्शनिक थे। प्रत्यय यानी विचार ही परम सत्य है और ईश्वर इसका सृष्टा है। इनके मुख्य थॉट थे। इनकी मुख्य रचना जो है वो रिपब्लिक है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन तथा आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इसे समझा जाता है। आदर्श गणराज्य संबंधी विचार भी इसी में है। दासता मृत्यु से भी भयावह है, ये भी कोट उनका है। और रिपब्लिक में प्लेटो का यह बहुचर्चित कथन है, दासता जो है वो मृत्यु से भी भयंकर है, भयावह है। अगले इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ द स्टेटमेंट, जिसमें आदर्श राजनेताओं संबंधी विचार हैं। तीसरी जो मुख्य रचना है द लाज, इसमें विधि संबंधी विचारधाराएं हैं। उपयुक्त ग्रंथों में से उनकी दार्शनिकता के 5 मुख्य सिद्धांत या विचार हमारे सामने आते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो है आदर्श राज्य की स्थापना, प्रत्यय या विचार सिद्धांत, आत्मा का अमरत्व, सृष्टि का शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। ये 5 मुख्य बिंदु हैं जो उभर करके सामने आए हैं। अब बात करते हैं हम प्लेटो के काव्य संबंधी विचार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और साहित्य के स्टूडेंट होने के कारण हमारे लिए यही बिंदु महत्वपूर्ण है। अगर हम आदर्श राज्य की बात करेंगे तो हम राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के विषयों में हम उनको जोड़ देंगे। उनकी थोड़ी सी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम प्लेटो के काव्य संबंधी विचार करेंगे। काव्य कला के संबंध में उनके विचार संवादों में प्रसंगवश जो है अभिव्यक्त हुए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम उन्हें जान सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला देखिए, काव्य देवीय प्रेरणा है। इस बिंदु के माध्यम से हम उनके काव्य का उद्देश्य और प्रयोजन, कला, यथार्थ और सत्य, काव्य के मूल्य, काव्य में लय और संगीत का महत्व और काव्य पर किए गए आक्षेप। एक एक बिंदु करके हम इसको देखते हैं। काव्य देवीय प्रेरणा है और काव्य को देवीय प्रेरणा या ईश्वरीय प्रेरणा वो मानते हैं। कवि केवल एक माध्यम है, वास्तविक रचयिता और गायक ईश्वर है। प्लेटो के अनुसार कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी की भांति है, जिसमें स्वर फूंकने का कार्य ईश्वर करता है। एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से ही झंकृत हो उठते हैं।
दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, काव्य का उद्देश्य और प्रयोजन। काव्य का उद्देश्य और प्रयोजन में उनकी दो मान्यताएं सामने आई हैं। एक तो है शिवम की स्थापना। इस दृष्टि में वही साहित्य सुंदर है, सत्य है और शिव, जो सत्य और शिव है, जो उपयोगी है। साहित्य के दो प्रयोजनों में से आनंद तथा उपदेश, जिन्होंने आनंद को की बजाय उपदेश को अधिक महत्व दिया। आनंद के लिए कहीं कहीं प्लेटो ने आत्म संतोष शब्द का भी प्रयोग किया है। दूसरा उनका काव्य प्रयोजन। तीसरे मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, कला, यथार्थ और सत्य संबंधी विचार। प्लेटो जैसा पहले बात कर चुके हैं कि प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उनके अनुसार प्रत्यय ही परम सत्य है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का ही अनुकरण है। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं इनके किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। एक तो प्रत्ययवादी दर्शन, दूसरा वस्तु जगत। वस्तु जगत को ये पहला प्रत्यय जगत, दूसरा वस्तु जगत और तीसरा हम काव्य जगत जिसको कहते हैं, या फिर मिथ्या। ये प्लेटो ने प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उनके अनुसार प्रत्यय ही परम सत्य था और ये प्रत्यय को देने वाले ईश्वर हैं। यह एक दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का ही अनुकरण मानते। जो प्रत्यय का मतलब विचार, जो थॉट दिमाग में आते हैं उसको कौन डालता है? ईश्वर डालता है और उसी का अनुकरण कवि करता है। काव्य को वे इसी कसौटी पर रखते हैं। कला नकल की नकल या छाया की छाया है, अतः वह उसे मिथ्या मानते हैं। इसके लिए उन्होंने पलंग शब्द देते हुए उदाहरण दिए हैं, जैसे प्रत्यय जगत। मैंने पहले बात की थी आपको, प्रत्यय जगत का मतलब यथार्थ। पलंग, पलंग क्या है? ईश्वर ही सृष्टा है। वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण, दूसरा पलंग है ये। और बढ़ई और कारीगर मानते हैं किसको? ईश्वर को, कि ये बढ़ई और कारीगर है। कला जगत को अनुकरण का अनुकरण मानते हैं। इसको तृतीय या चित्रित पलंग कह सकते हैं। इसमें चित्रकार और जो कवि हैं वो सभी आते हैं और तीसरे दर्जे में वो उनको रखते हैं। तीन मुख्य चीज़ें ये बताते, तीन जगतों की बात करते हैं, प्रत्यय जगत, वस्तु जगत और कला जगत। प्रत्यय जगत को ही सच और सत्य मानते हैं और ईश्वर को सृष्टा या क्रिएटर, बनाने वाला, सृजनकर्ता मानते हैं। और वस्तु जगत जो है वो यथार्थ का अनुकरण है, ये दूसरी उनकी थॉट है। और वो ईश्वर को बढ़ई और कारीगर मानते हैं। तीसरा कला जगत है, जो अनुकरण का भी अनुकरण मानते हैं और चित्रकार और कवि इसी श्रेणी में, यानी अधम श्रेणी में उन्होंने इनको रखा है। चौथे मुख्य बिंदु की तरफ चलते, काव्य के मूल्य। प्लेटो का मानना है कि कला के द्वारा मनुष्य में नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को बल मिलना चाहिए। काव्य के उन्होंने तीन मुख्य चीज़ें मानी है मूल्यों के माध्यम से। सबसे पहले है उदात्तता, सही चीज़ों का सम्मिश्रण, उदात्तता होनी जरूरी है। नैतिकता और सामाजिकता। वे सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। जो साहित्य समाज के लिए उपयोगी नहीं है, हितकारी व नैतिक नहीं है, वो साहित्य कहलाने के लायक ही नहीं है, वह साहित्य ग्राह्य नहीं है, ये उनका मानना था। पांचवें मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं कि कला में लय और संगीत का महत्व। प्लेटो ने काव्य के प्रमुख तीन भेद स्वीकारे हैं। सबसे पहले अनुकरणात्मक, जिसका अनुकरण किया जा सके, यह है प्रश्न और दुखांत, नाट्य प्रधान रचनाओं को बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो वर्णात्मक है, जिसे हम डिथिरेव या प्रगीतात्मक कह सकते हैं। मिश्र का मतलब महाकाव्य, होमर के इलियट और ओडिसी
उसी के अंतर्गत आते हैं। फिर इन्होंने प्रगति जो परगीत है उसके भी 3 भाग माने हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं, शब्द, माधुर्य और लय। इन तीन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है। जिस प्रकार शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार मन की शांति के लिए संगीत जरूरी उन्होंने बताया है। छठे मुख्य बिंदु के तरफ चलते हैं कि प्लेटो ने काव्य पर बहुत सारे आक्षेप किए हैं। तो इन आक्षेपों की बात कर लेते हैं। कविता और कवि दोनों ही राज्य व समाज में रहने नहीं चाहिए, क्योंकि वे समाज के लिए हितकारी नहीं हैं। पहली उनकी जो मान्यता है वो कि राज्य में रहने नहीं चाहिए। कवि और काव्य दोनों ही व्यक्ति राज्य के लिए हानिकारक है। दूसरी मुख्य चीज है कि काव्य को अनुकृति की अनुकृति मानी है, हूबहू नकल उन्होंने माना है काव्य को। कविता न केवल अज्ञान, ये कवि जो है न केवल अज्ञानी है बल्कि अज्ञान का प्रसारक भी है, उसको फैलाने वाला भी है। काव्य को शूद्र या नीच मानवीय भावनाओं और कल्पनाओं पर आधारित मानते हैं। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी मानते हैं। काव्य लोगों में वासनाजन्य शूद्र भावों को जगाता है। सातवां मुख्य उन्होंने जो आक्षेप लगाया है कि कवि समाज में अनाचार और दुर्बलता का पोषक करने वाला अपराधी है, और कला या काव्य सत्य से 3 गुना दूर है, वह तज्य है, छोड़ने योग्य है। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य की त्रिधा अपेत है, यानी 3 टाइम रिमूव करने योग्य है। 11वां मुख्य बिंदु काव्य सर्जन में ईश्वरीय अनुमाद यानी डिवाइन मैडनेस इसको का परिणाम मानते हैं। काव्य की देवी को प्लेटो ने मुजेज कहा है। आइए अब प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की बात कर लेते हैं। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत जो है उसके वो विभिन्न अर्थ लेते हैं। प्रसंगों में बहुत सारी चीज़ें व्यंजित होती हैं, कई वो उसको देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि सस्ती और त्रुटिपूर्वक अनुकृति कहते हैं। सस्ती तथा त्रुटिपूर्वक अनुकृति कहते हैं। कभी वो सभी कलाओं की मौलिक विशेषता बताते हैं, तो कभी कल्पना तथा रचनात्मक शक्ति के अर्थ में उसको लेते हैं। प्लेटो के अनुसार उसके सत्य की अनुकृति यह संसार यानी ईश्वर, उसके का मतलब यहाँ ईश्वर है। ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है, और इस संसार का अनुकरण ही काव्य है। कवि अनुकृति की अनुकृति करता है। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की मूल मान्यताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रत्यय जगत। प्रत्यय जगत ही सत्य है, जैसे हम पहले कह चुके हैं, इस पर बात भी कर चुके हैं। ईश्वर उसका सृष्टा है। वस्तु जगत अनुकृति होने के कारण मिथ्या है, और कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण होने के कारण मिथ्या है। कलाकार जो है अनुकर्ता है, इमिटेटर है। अनुकरण सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करेंगे तो प्लेटो जो है आलोचक और काव्य मीमांसक नहीं, बल्कि वो एक महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। उनका उद्देश्य आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठापना करना था। उनकी दृष्टि उपयोगवादी और नैतिकवादी, उनका दृष्टिकोण का जो आधार है वो अपने युग के काव्य की दूषित प्रवृत्तियों से प्रभाव के कारण ही कविता पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी उनका दोष नहीं है, उस समय पर आने वाली जो कविताएं हैं उनके जो दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं को उन्होंने ग्रहण किया है। यही उसका मुख्य कारण रहा है। वे पूरी तरह से काव्य के विरोधी भी नजर नहीं आते हैं। वो ऐसी कविताओं को महत्वपूर्ण, उचित और
उत्पादक मानते हैं, जिसमें वीर पुरुषों की गाथा हो या देवताओं के स्रोत हो। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि प्लेटो का पाश्चात्य आलोचना में विशिष्ट स्थान है। कला का अनुकरणात्मक जो उद्भावना है उसका श्रेय प्लेटो को ही जाता है। 2500 वर्षों तक यह व्यक्ति चर्चा में रहा तो उसकी प्रासंगिकता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपनी सीमाओं के बावजूद यूरोपियन काव्य चिंतन के क्षेत्र में प्लेटो का महत्व स्वीकार्य है। आने वाले आलोचकों के लिए उनका अनुकरण सिद्धांत समीक्षा का विषय बना रहा। आनंदवाद तथा भाव उद्वेलन को उन्होंने आस्वादन प्रक्रिया के आधारभूत सूत्र माने हैं। उनकी दृष्टि भारतीय रस सिद्धांत के निकट दिखाई देती है। प्लेटो तार्किकता में प्रखर, व्यक्तित्व में कवि और कार्य में दार्शनिक है। यह विरोधाभास और द्वंद्व ही उनके काव्य संबंधी विचारों का मूल है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध रहेगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हो। जो इस मुख्य जो बातें थी वो सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई हैं। हमारे जो साहित्य में जो चीज़ें चाहिए वही इसी में डाली गई हैं। जो आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक में बहुत सारी चीज़ें उनकी दार्शनिक राजनीतिक विचारधारा के ऊपर कही गई हैं, सुकरात का उनके ऊपर असर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी सिद्धांत के माध्यम से और काव्य संबंधी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं उसका प्रतिरूप आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपके लिए जो NF है वो यही तैयार करना काफ़ी है और आगे आप बने रहिए। धन्यवाद।